की बात नहीं से तो अब जाइए अब हम आपकी रिपोर्ट दिखाए हो तो जाके दिखाइए तो कर देगा। चलिए आ जाइए। क्या हाल चाल है आवाज सुनाई दे रहा है जी? एक बार में सब चीज क्लियर करो। ठीक है, आवाज सुनाई दे रहा है ना? फिर थोड़ा देर बाद बोल लेंगे नहीं दे रहा है। सब ठीक चल रहा है, दिखाई सुनाई सब दे रहा है। चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन। आइए, उधर क्या है? पानी बोतल है उस पे का जी? कलर कुछ दिखाई दे रहा है ना? पानी बोतल है क्या है जी उस पे? स्प्राइट का बोतल है। के रखा है वहां? अरे उधर 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 उधर। हाँ क्या है? के रखा है? के रखा है जी? तू लोग रखा है? किसका है वो? चलिए फेंको उसको, क्या पता उसमें क्या होगा। क्या है? बोल रहा है पौवा है। क्या बोल रहा है? बम? पानी बम? आइए चलिए देखिए, है हल्ला मत कीजिए, अब शांत हो जाइए, शांत होइए। 185 तक बता दिए, 186। राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया? देखिए 1993 में मानवाधिकार संरक्षण, ये शब्द सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया गया है, बल्कि क्वेश्चन तो सीधे तौर पर यह पूछ रहा है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कौन अनुच्छेद के तहत करता है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? 201। 201। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। मतलब विकट परिस्थिति में, सामान्य स्थिति जब ना हो, तो उस समय राज्यपाल का कर्तव्य कौन निर्वहन करेगा, इसको लेकर उपबंध कर सकते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति यह उपबंध करते हैं अनुच्छेद 160 के तहत, 160 के तहत। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है, ये एक न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति को जो अनुच्छेद 72 क्षमा प्रदान करने का अधिकार देता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमा प्रदान किया जाता है, यह एक प्रकार से राष्ट्रपति का न्यायिक शक्ति होता है। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से
विधि प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है अनुच्छेद 143। यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? एगो महान्यायवादी और एगो राज्यपाल। ये दोनों राष्ट्रपति के इच्छा तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये दोनों पद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद होता है, राज्यपाल का पद और महान्यायवादी का पद। ये दोनों राष्ट्रपति की इच्छा तक ही राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है? राष्ट्रपति का विवाद हो या उपराष्ट्रपति का विवाद हो, दोनों विवाद को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सी। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है। प्रधानमंत्री वास्तविक नेता होता है मंत्री परिषद का, यही सही है, बाद बाकी सब गलत है। आंसर डी। प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में कौन से कथन सही है? देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसको पहले कहा जाता था प्रधानमंत्री सचिवालय। प्रधानमंत्री सचिवालय अस्तित्व में 1947 में आया, लेकिन प्रधानमंत्री सचिवालय प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में पुनर्गठित 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय हुआ। एक बार फिर से गौर से सुनिएगा आप ये बात। देखिए, आजादी के बाद जब देश की सत्ता भारतीयों के हाथ में आई तो सबसे पहले आया प्रधानमंत्री सचिवालय का पद 1947 में। लेकिन आगे चलकर जब पहली बार 1977 में सत्ता परिवर्तन हुआ और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, तो मोरारजी देसाई के समय ही प्रधानमंत्री सचिवालय को नाम दे दिया गया प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री सचिवालय प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में पुनर्गठित हुआ है 1977 में। प्रधानमंत्री सचिवालय प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में पुनर्गठित हुआ है 1977 में। तो जो प्रधानमंत्री कार्यालय है ये आया है अस्तित्व में 1977 में। और जो प्रधानमंत्री कार्यालय होता है इसके प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। इसके प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। देखिए, प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द कई सारे सलाहकार होते हैं। उसमें प्रधानमंत्री का जो सबसे प्रधान सचिव है, प्रधानमंत्री का जो सबसे प्रधान सचिव है, प्रधानमंत्री का जो सबसे प्रमुख सचिव है, प्रधानमंत्री के सबसे प्रमुख सचिव ही प्रधानमंत्री कार्यालय की अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की अध्यक्षता करते हैं, कैबिनेट सचिव नहीं करते। कैबिनेट सचिव अलग होता है, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव या मुख्य सचिव अलग होता है। कैबिनेट सचिव अलग होता है, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव या मुख्य सचिव अलग होता है। तो जो प्रधानमंत्री के सबसे प्रधान सचिव होते हैं वही प्रधानमंत्री कार्यालय की अध्यक्षता करते हैं। तो यह वर्ष 1977 में अस्तित्व में आया। हाँ, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है? नहीं, इसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव। प्रधान सचिव, इसका प्रधान होता है प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव। तो इसमें सही है केवल एक, यानी आंसर हो जाएगा ए, केवल ए।
परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके अधीन है? परमाणविक ऊर्जा विभाग जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री कार्यालय। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करता है प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? आप याद कीजिए हम बताए हैं कौन ऐसे प्रधानमंत्री है जो लोकसभा का सामना नहीं किए? चौधरी, वही उत्तर होगा। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? सब रहे हैं। वित्त मंत्री के पद पर चारों रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का या के कार्य है? मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य क्या है? पहला, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना है उसका काम। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, ये भी है। मंत्रालयों के वित्तीय संसाधनों का आवंटन नहीं, वित्तीय संसाधनों का आवंटन नहीं है, सिर्फ 1 और 2। आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। इस क्वेश्चन का कीवर्ड है शब्दशः। शब्दशः, इस क्वेश्चन का कीवर्ड है शब्दशः। ऐसे अगर आप देखिएगा, ठीक है, ऐसे अगर आप देखिएगा तो इसमें से सब काम राष्ट्रपति का है। टोटल काम राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति क्षमादान प्रदान करता है अनुच्छेद 72 के तहत। संसद के सदनों को संदेश भेजता है 86 के तहत। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करता है 143 के तहत। अध्यादेशों का प्रख्यान, अध्यादेश जारी करता है 123। सब काम तो राष्ट्रपति का है। ये प्रश्न आरएएस राजस्थान पीसीएस का पूछा हुआ है और राजस्थान पीसीएस ने इसका उत्तर जो है आपको सी दिया है। समझ गए? सी दिया है। हमारे ख्याल से तो ऑप्शन गलत है, प्रश्न ही गलत है पूरा का पूरा। समझ गए? लेकिन इस क्वेश्चन का एक कीवर्ड है शब्दशः। यही क्वेश्चन का कीवर्ड है और इसको आधार मानते हुए ही राजस्थान पीसीएस ने इसका उत्तर सी दिया है। इसी वजह से हम भी आपको सी मरवा रहे हैं। ऐसे हमको तो लगता है गलत है, क्वेश्चन ही गलत। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह क्षमादान करे। क्षमादान करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दे, ये नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को सीधे तौर पर नहीं है। नहीं है सीधे तौर पर। आपातकाल की घोषणा करे, ये है। अध्यादेश जारी करे, ये है। आंसर हो जाएगा बी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए सबसे पहले एक प्रक्रिया चलाया जाता है और वो प्रक्रिया चलाता है भारत की संसद। भारत की संसद, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा चलाता है, तब जाकर के जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से हटते हैं। तो राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार नहीं है। उत्तर भी होगा। भारत का राष्ट्रपति संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने का शपथ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के संविधान का शपथ लेते हैं। संसद सदस्य कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन का शपथ लेते हैं। संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता का शपथ लेते हैं। सूचना की गोपनीयता का शपथ लेते हैं। 4, 3, 2, 1। आंसर हो जाएगा बी। संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है? भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। नहीं होता है, सही है ये। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, ये भी सही है। उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। वह प्रधानमंत्री का सलाहकार होता नहीं, यही गलत है। गलत को ही चुनना था, इसी वजह से उत्तर क्या हो जाएगा? डी।
वह प्रधानमंत्री का सलाहकार नहीं होता है, बल्कि वह भारत सरकार का सलाहकार होता है। भारत सरकार का सलाहकार होता है। वह राष्ट्रपति का भी सलाहकार नहीं होता। इधर से आवाज आया है राष्ट्रपति। वह राष्ट्रपति का भी सलाहकार नहीं होता है। वह ना तो प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है, ना राष्ट्रपति का सलाहकार होता है, बल्कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वे भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। भारत सरकार के सलाहकार होते हैं, भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। आंसर डी होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा सदनों में अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 86। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 87 विशेष अभिभाषण से संबंधित है। एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। हाँ, हो सकता है। एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, एकदम हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह निर्वाचित होता है वैसे ही उसे अपने पद को छोड़ना होता है। जैसे ही वो निर्वाचित होता है वैसे ही उसे अपने पद को छोड़ना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होती है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी भी बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार, कितनी भी बार। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप देश द्वारा लगाया जाता है, संसद के किसी भी सदन। कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। संद्रो मंत्रिपरिषद में कौन होता है? मंत्रिपरिषद में होते हैं प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? कौन अनुच्छेद के तहत होता है? 75 ना। प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और याद करो 75 के क्लाउज 3 को। 75 का क्लाउज 3 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मतलब उसको हटाना भी है तो वो भी तो 75 के तहत ही आ रहा है। 74 तो यह कहता है, 74 तो यह कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 74 यह कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा, उसमें नियुक्ति की बात थोड़े की गई है। जैसे एक बात समझो तुम लोग, अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 216 में कुछ अंतर है, बहुत अंतर है। पढ़ाई नहीं है, आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। अनुच्छेद 214 और 216 के अंतर को समझो। अगर 214 और 216 के अंतर को समझ जाते हैं तब 74 और 75 को अंतर को भी आराम से आप समझ जाएंगे। देखिए एक बात बताइए, 214 अनुच्छेद 214 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 214 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय का गठन होता है। अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय का गठन होता है। तो 214 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 214 के तहत उच्च न्यायालय का गठन नहीं होता है, बल्कि उच्च न्यायालय का गठन होता है 216 के तहत। वैसे ही
अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 214 की अगर हम लोग बात करें तो जो अनुच्छेद 214 है वो मंत्री परिषद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 74 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 74 जो है मंत्री परिषद का प्रावधान करता है। मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, सबकी नियुक्ति को लेकर प्रावधान करता है 75 और उनको पद से हटाने को लेकर प्रावधान करता है 75। बात समझ रहे हैं? 75 होगा उत्तर। आंसर में क्या दिया है? 75 ना? हाँ ठीक है, नहीं भी दिया है तो कर लो। आंसर में देखिए एगो दूगो आंसर गलती मिलेगा, 100 में एगो, वो भी कभी काल नहीं मिलता है, समझ गए? 99 गो सही रहता है। आदमी का सोच देखिए, आज का आदमी कितना नकारात्मक है। 100 में 99 गो सही है, ये नहीं कहेगा कि 99 गो सही है। वो क्या, वो ये भी नहीं कहेगा कि वो गलत है, कहेगा बहुते गलत है। समझे? बहुते गलत है, वो सीधे कहेगा बहुते गलत है। एगो गलती को बहुते गलत कह देता है, समझे? इसी वजह से हमको क्वेश्चन आंसर करवाना पड़ रहा है। खैर करवा देते हैं, ठीक ही रहेगा, क्योंकि मेंस में भी जो है आपको काम आएगा। ये बैच तो मेंस तक न रहेगा, समझ गए? ये बैच मेंस तक रहेगा, समझे? निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल, बाद बाकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? संघ के रक्षा बलों के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष। अब कहिएगा 25 वर्ष क्यों? प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य बन सकता है, और सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्य ही प्रधानमंत्री बनते हैं। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु 35 वर्ष। 35 वर्ष। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वह किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, इसकी घोषणा राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा, 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा, 356 के तहत राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। डी नंबर की नहीं करते हैं, आंसर हो जाएगा डी। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं? मंत्री परिषद का गठन स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं करते हैं। स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं करते हैं। बाद बाकी मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको मिलाकर मंत्री परिषद का गठन होता है राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्री जो मंत्रिमंडल का सदस्य है, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इस सब को मिलाकर मंत्री परिषद का गठन होता है। स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं होते हैं मंत्री परिषद में। आंसर सी। कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी। सबसे कम उम्र में आज तक राष्ट्रपति यही बने हैं, और ये जब बने थे राष्ट्रपति तो इनका उम्र हुआ करता था 64 वर्ष। इनका जन्म हुआ है 1913 में, 1913 में, और ये राष्ट्रपति बने हैं 1977 में। 1977 में ये राष्ट्रपति बने हैं। इनका जन्म हुआ है 1913 में। 7 में से 3 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 6, कट गया 64। लगभग 64 वर्ष की उम्र में ये राष्ट्रपति बने हैं और सबसे युवा राष्ट्रपति। जो भी राष्ट्रपति बने हैं इनसे अधिक उम्र के ही बने हैं, सबसे कम उम्र में यही बने।
इसी वजह से इन्हें सबसे युवा माना जा रहा है। भारत में दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक देश के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार ग्रहण किया, यानी सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे? जाकिर हुसैन लगभग 2 वर्ष। जाकिर हुसैन लगभग 2 वर्ष। इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? आज तक भारत में सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में रहा है राजेंद्र प्रसाद का 1950 से 1962। 1950 से 1962। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष या 35 वर्ष से ज्यादा। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। संविधान में सब काम का विवरण तो राष्ट्रपति के नाम से न है, हो तो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। देश भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? मीरा कुमार। मीरा कुमार। कांग्रेस अपने तरफ से उम्मीदवार को खड़ा किया था मीरा कुमार, और बीजेपी के तरफ से रामनाथ कोविंद थे, और मीरा कुमार आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। और मीरा कुमार की अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जगजीवन राम के परिवार से रिलेटेड है, संभवतः उसकी बेटी है, समझ गए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका? अंतिम फैसला लेने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, उसके अलावा कोई भी शामिल नहीं होता। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं, राज्यसभा के सदस्य नहीं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य हाँ, संसद के निर्वाचित सदस्य नहीं, क्योंकि सिर्फ निर्वाचित भाग नहीं लेते हैं बल्कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, समझ गए। आंसर सी। आगे आइए। देश का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन अगर यहां पे ये होता देश का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मिलकर होता, तब इसका उत्तर क्या होता? राष्ट्रपति न। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, देखिए पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक मात्र गिने चुने प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। जैसे इंदिरा गांधी जब पहली बार बनी थी तो वो राज्यसभा की सदस्य, एचडी देवगौड़ा जब बने थे तो राज्यसभा के सदस्य थे, और मनमोहन सिंह जब बने थे तो राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये सब गिने चुने लोग हैं जो जब प्रधानमंत्री बने थे तो राज्यसभा के सदस्य, बाद बाकी सब तो लोकसभा के ही सदस्य रहे हैं, समझ गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का कीवर्ड है आमतौर। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। कहां के सदस्य होते हैं? लोकसभा। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है?
भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का पद, और तीसरा है प्रधानमंत्री। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान देश के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरा न कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता न रखता हो। मतलब उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? 66। कौन अनुच्छेद? 66। आप याद कीजिए, जब हम आपको उपराष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम इस बात की चर्चा किए थे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित चाहे योग्यता हो चाहे तरीका हो, सबके विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 66 देता है। सबके विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 66 देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? 75 का क्लाउज 3। भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। 53 को पढ़िए ना, 53 में तो वही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने से संबंधित है? अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होता है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया नहीं लाया जाता है, बल्कि प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे हम लोग अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव यानी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। बाद बाकी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया और भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया जैसी ही प्रक्रिया चलाई जाती है। महाभियोग प्रक्रिया जैसी ही प्रक्रिया चलाई जाती है। बोलचाल की भाषा में मुख्य न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उसे हम लोग महाभियोग प्रक्रिया कह देते हैं, लेकिन संविधान में उसे महाभियोग प्रक्रिया नहीं कहा गया है, परंतु बोलचाल की भाषा में हम लोग कह सकते हैं, समझने बुझने के लिए हम लोग कह सकते हैं। और इसका उत्तर प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया नहीं बल्कि अविश्वास प्रस्ताव। भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? सेम क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? मंत्रिपरिषद के सलाह पर। मंत्रिपरिषद के सलाह पर। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में कौन राष्ट्रपति को सूचित करता है? प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964। अभी तक जितना लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा है उतना किसी का भी नहीं रहा है। समझिएगा। इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? गुलजारीलाल नंदा। पहली बार 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पद पर निधन होने के बाद, और दूसरी बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के पद पर निधन होने के बाद। तो आंसर हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। और सिर्फ यही तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किए हैं, और तो कोई नहीं किए हैं मेरे ख्याल। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य? लाल बहादुर। यहीं पर अगर पहली बार होता तब जवाहरलाल। आप लोग बुझनुक हो गए, सब समझने बुझने लगे हैं ना, पहले से ठीक हुए हैं? भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं गुलजारीलाल नंदा।
भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में डैश शासन की डैश संरचना का प्रावधान किया गया। संघीय 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 शासन है, इसलिए तो केंद्र स्तर पर अपना अलग शासन चलता है, राज्य स्तर पर अपना अलग शासन चलता है, इसी को तो संघीय कहा जाता है। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 79 तक रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप याद कीजिए, भारत का उप प्रधानमंत्री पढ़ाए हैं, कॉपी है, पलटिए तो देखिए, ये जो कार्यकाल है, इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इस समय प्रधानमंत्री थे, और मोरारजी देसाई जब इस समय प्रधानमंत्री थे तो उस समय दो उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एगो चौधरी चरण सिंह और दूसरा जगजीवन, यही दोनों ना। तो ऑप्शन में जाइए, क्या होगा उत्तर? आए, जगजीवन राम। कौन से पूर्व प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना पड़ेगा 6 महीना। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? काम करने वाला प्रमुख प्रधानमंत्री ना। यहीं पर संवैधानिक प्रमुख होता था। कंफ्यूजन नहीं ना है यहां। संवैधानिक होता तो राष्ट्रपति, कार्यकारी है तो प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने वाले एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है, तब 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। अब आप कहिएगा कि 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, ये भी तो हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पे जाइए। न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु की बात कर रहा है, तो यहां पर थेथरोलॉजी कीजिएगा। थेथरोलॉजी करने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसको आप समझिए। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है न्यूनतम आयु, क्वेश्चन का कीवर्ड है न्यूनतम आयु, तो इसी वजह से ऑथेंटिक आंसर क्या होगा? बी, 25 वर्ष यदि वो लोकसभा का सदस्य है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 76। भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? भारत के अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 76। विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधि के स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार किसके पास होता है? महाधिवक्ता। इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? खाता से संबंधित है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ना आए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस मत द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत द्वारा।
सी, पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता? भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी। भारत का राष्ट्रपति देश द्वारा निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचक मंडल द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है संसद तथा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है? 6 महीने। राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ना, राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। केंद्र के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 6 माह ना। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद के दोनों सदनों को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? 74 का क्लाउज 1। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित हो सकता है। सी, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है बल्कि वो निर्वाचित होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया? 78 का क्लाउज 2। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावित रहता? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वाद कौन सुलझाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। संसद द्वारा। जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करता है तो यह उदाहरण है निलंबित निषेधाधिकार, निलंबित बिटों का। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित कराया जाता है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? देखिए सीधा जान लीजिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव, ये 6 चुनाव संचालित करवाता है भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग या भारत का निर्वाचन आयोग। आंसर सी। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है 6 माह ना। 6 माह। संसद के सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव के पारित किए जाने का नियम निम्न दशा में लागू होता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। अब इसमें कहिएगा आप कि आपातकाल के प्रभावी होने का अनुमोदन, आपातकाल के प्रभावी होने की अस्वीकृति, ये दोनों साधारण बहुमत से होता है।
फिर एगो में कंफ्यूजन हो सकता है संविधान में संशोधन। देखिए संविधान में संशोधन 2/3 बहुमत से तो होबे करता है, और 2/3 बहुमत के साथ साथ संविधान में संशोधन आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से भी होता है। तो इसलिए ई नहीं होगा, बल्कि होगा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। निम्न में से कौन द्वितीय वरीयता के मत से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? वीवी गिरी। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। डी। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को पद का शपथ दिलाता भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन एक सदन का सदस्य बने बगैर सदन की अध्यक्षता करता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों। देखिए प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा करता है, लेकिन उससे लोकसभा को भी सहमत होना होता है, तो दोनों के सहमति से हटता है। अगर यहां पर यह रहता कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कौन करता है, तब उत्तर हो जाता राज्यसभा। लेकिन अगर पद मुक्त करना है तो दोनों सदन की सहमति जरूरी होती है, भले साधारण बहुमत से हो, लेकिन दोनों सदन की सहमति जरूरी है। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों होगा उत्तर। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। सबसे पहले राज्यसभा में आता, वही जो बात हम आपको बोल रहे थे। तो उसका उत्तर दोनों होगा, इसका उत्तर केवल राज्यसभा होगा। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, समझ गए, दोनों एक नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, जिसे वह संबोधित करेगा राष्ट्रपति को। किसे करेगा संबोधित? राष्ट्रपति। कौन संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? मतलब भारतीय राष्ट्रपति के वीटो के अधिकार के प्रयोग का वर्णन है, अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति देता है? राष्ट्रपति को ना। यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का अपना पत्र संबोधित करना होगा उपराष्ट्रपति को। खत्म हो गया। लेवल 2 और 3 का क्वेश्चन ना क्या है? चलिए आइए अब लेवल 2 और लेवल 3 पीपीटी ही नहीं है, नहीं तो बता देते, ठीक है। तो जो है कल करवा देंगे और परसों से विधायिका की शुरुआत करेंगे। देखिए मेन चैप्टर यही 3 है, एगो खत्म हो गया है, दूसरा शुरू होने वाला है और दूसरा खत्म होगा तब तीसरा, विधायिका और न्यायपालिका। बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत महत्वपूर्ण, समझे। तो परेशान नहीं होना है, खत्म हो जाएगा सब चीज। मॉडर्न खत्म किए हैं ना। जो लोग कहता है कि जो है सर ज्योग्राफी कब शुरू होगा, हम उनसे सिर्फ एगो सवाल करना चाहते हैं। अगर तू सच में विद्यार्थी है और अगर तुमको पूरा मॉडर्न याद है तो तुम आओ, हम तुमको स्पेशल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे रात में बुला करके।
पढ़ाते हैं हॉस्टल के लड़का को, तो ये सबको स्पेशल पढ़ा देंगे हम। आए तो अब मेरे पास एक वो नहीं आएगा। तो अभी कमेंट आ रहा था कि क्लास शुरू होने वक्त ज्योग्राफी कब से शुरू होगा। वो ऐसे वो शादीशुदा है तो उसका थोड़ा सा जो है ना, हाँ, शादीशुदा आदमी को हम ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, वो अपने ही से बेचारा परेशान रहता है। दूगो शादी है, अब तो हम और उसको कुछ नहीं कहेंगे, बेचारा अपने परेशान रहता है। क्या जी, टिकली सिंदूर देते देते क्या। चलिए शांत रहिए अब। तो होमवर्क क्या सब दिए थे? क्वेश्चन बैंक में रिवीजन, टोटल 6 सेट का रिवीजन है। और क्या दिए थे? और कुछ नहीं। 1857 के विद्रोह का क्वेश्चन आंसर, यही ना। चलिए अब उससे पहले है, सुनिए, है रुको नहीं यार, बात कर रहे हैं, बात सुनो। अब देखिए, हम आपको बोले थे परीक्षा में पारदर्शिता लाने को लेकर जो है हम लोग संवैधानिक तरीका से कुछ करेंगे। और संवैधानिक तरीका यह है, पटना में गर्दनी बाग में धरना स्थल है, वहां पर जाकर के धरना आप दे सकते हैं, यह संवैधानिक तरीका है। अब रोड पर एजीटीज उतर गए, उसमें देखिए होता क्या है, एजीटीज अगर आप रोड पे उतरते हैं, पुलिस आप पर लाठीचार्ज कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम पे लाठीचार्ज क्यों हुआ, क्योंकि लोक व्यवस्था को बनाए रखना भी हम आम नागरिकों का ही कर्तव्य है। तो गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति लेना पड़ता है। आप किसी से भी पता कर लीजिएगा, ठीक है, किसी से भी पता कर लीजिएगा, अनुमति लेना पड़ता है। हमने 2 अक्टूबर को अनुमति लेने का प्रयास किया, लेकिन 2 अक्टूबर को एक प्रकार से कहिए प्रधानमंत्री का अपना कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री का अपना कार्यक्रम होता है, गांधी जयंती है। तो एक तो रीजन ये बतलाया गया कि उस दिन बहुत सारा कार्यक्रम है, और दूसरा पॉलिटिकल कार्यक्रम को लेकर, मेन पॉलिटिकल कार्यक्रम को लेकर जो है 2 अक्टूबर को धरना करने का अनुमति नहीं मिला। और दूसरी बात, ये तो ठीक है, इसमें तो हम अपना पैरवी लगा करके कर सकते थे, लेकिन दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उस रोज अनाउंसमेंट किए, लेकिन एक बात बताइए, हजारों विद्यार्थी पढ़ता है अपने ही संस्थान में, लेकिन कहां 10 को भी विद्यार्थी कहां सामने आया कि हाँ सर कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। मतलब एक पार्टिसिपेंट जो होता है, मतलब बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाना, ठीक है, तो इस प्रकार का चीज हमने नहीं देखा। और तीसरी बात, बिहार पुलिस के आंसर की को जारी करने के लिए जो ट्विटर कैंपेन हुआ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, भले ट्वीट 1 लाख के आसपास हुआ ट्विटर पर, लेकिन एग्जाम दिया है 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थी। और दूसरी बात, वो 1 लाख ट्वीट मात्र 15 से 20 हजार विद्यार्थी किया है। यानी आप एक स्टूडेंट को हम जानते हैं जो 300, 400, 500 ऐसे करके ट्वीट किया, 1000 ट्वीट किया, 300 ट्वीट किया, 400 ट्वीट किया। मतलब आप स्वयं सोचिए कि आप कितने सक्रिय हैं। आप लोग कहते हैं सीधे तौर पर, देखिए किसी पे ब्लेम लगाना बहुत आसान है, हम आपको बता दे रहे हैं, चमड़ा का मुंह है, जो आया बोल दिए, समझे। किसी पे ब्लेम लगाना बहुत आसान है,
और यह कह देना कि आप हमारा साथ देते हैं, आप हमारा साथ नहीं देते हैं। बहुत आसान है, लेकिन आप में सक्रियता का बहुत अधिक कमी है। हम तो इतना दिन से चर्चा इसलिए नहीं कर रहे थे। देखिए, उस रोज हम चर्चा किए, फिर सीधे आज आकर के चर्चा किए, क्योंकि आज ही जो है फाइनल हमको प्रशासन का लोग बोला कि नहीं, अनुमति नहीं मिल सकता है, तो इसी वजह से आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो है आपको मतलब इतना हजारों विद्यार्थी पढ़ता है, कम से कम जो है हजारों विद्यार्थी इस न्यूज को जाना है कि कुछ करने जा रहे हैं, कुछ करेंगे, लेकिन जो है कहां सक्रिय भूमिका तो हमको किसी का नजर नहीं आया। और बिहार पुलिस में ट्वीट 1 लाख के आसपास हुआ और सक्रिय भागीदारी मात्र 15-20 हजार लड़कों का है। तो कौन लोग आपके लिए लड़ेगा? सबसे पहले आपको खड़ा होना होगा, सबसे पहले आपको खड़ा होना होगा। और एक बात आप जान लीजिए, आपको चाहिए परीक्षा में पारदर्शिता, ये आपके लिए जरूरी है। हमारे लिए तो जो है वो है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए, समझे? तो आप में कोई सक्रियता है नहीं, बस हाँ पढ़ रहे हैं, इतना आदमी चले गया बस हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। एक उंगली से आप कुछ नहीं कर सकते, समझ गए? लेकिन पांचों उंगली अगर एक साथ हो और मुट्ठी बांध लिया जाए, तो एक बॉक्सिंग किसी को दीजिएगा तो मुंह से ब्लड फेंक देगा, समझ गए? एक उंगली से मारिए ना, मुंह से कभी ब्लड नहीं फेंकेगा। समझ रहे हैं बात को? तो मतलब ये हम ये बोल रहे हैं कि एकता में बल होता है, और कुछ हम नहीं बोल रहे। हम ये मत कह रहे हैं कि मुट्ठी बांध करके किसी को फाइट मार दीजिए, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं। तो आप में अपनी तो सक्रियता है ही नहीं, तो बहुत सारा रीजन के वजह से जो है बहुत सारी बातें हैं। अब सब बात यहां पे कहना उचित नहीं है, लेकिन हाँ 2 तारीख को कुछ नहीं होने जा रहा है। और कारण क्या है? तो कारण ये है कि अनुमति नहीं मिला। क्योंकि देखिए, हम करेंगे तो हम संवैधानिक तरीका से करेंगे, हम गैर संवैधानिक तरीका से नहीं कर सकते, हम अनुमति लेकर के करेंगे। क्योंकि देखिए, आपका कोई भरोसा है? आप इट्टे फेंक दीजिएगा, आप कोई सरकारी संपत्ति में आगे लगा दीजिएगा, तो आंदोलन हम करेंगे तो सब चीज हम पर न पड़ेगा। तो सिर्फ जो है कह देने मात्र से नहीं होता है। तो 2 कदम आगे बढ़ाए थे, लेकिन कुछ वजह से 4 कदम पीछे खींच रहे हैं। परंतु आगे जब हम बोल दिए हैं, अनुमति लेकर के अच्छे से करेंगे, और कभी काल 2 कदम पीछे लेने में ही फायदा होता है। क्योंकि देखिए, बहुत सारी बातें हैं। उस रोज गांधी जयंती है, सब फोकस करेगा गांधी जयंती पर, पूरा मीडिया। तो आपकी बातें प्रमुखता से छपनी चाहिए। और प्रशासन एक ये भी बहाना लगाया, बिहार के अधिकतर जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, बिहार के अधिकतर जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो ये भी एक रीजन बतलाया। अब कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर, नियम कानून से ऊपर तो हमने ना है जी, या आपने ना है, कोई भी नियम कानून से ऊपर नहीं है। तो ठीक है, 2 तारीख वाला पोस्टपोन्ड हो रहा है, लेकिन हम आपको ये कहेंगे कि आप लोग अपने में एकता बनाइए, और आप सक्रिय नहीं रहिएगा तो हम थोड़े कुछ करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो आप ही लोग के बल पे उड़ते हैं महाराज, समझ गए? हम किसके बल पर उड़ते हैं? हम तो आप ही लोग के बल पे उड़ते हैं। और आप ही लोग में जो है सक्रियता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ गए? तो वही बाढ़ और कुछ पॉलिटिकल रीजन और गांधी जयंती के कारण जो है नहीं मिला, इसी वजह से 2 तारीख को कुछ भी नहीं है। ये बात हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं, समझ गए? चलिए ठीक है, आगे होगा और जोरदार होगा, ताकि फायदा हो सके। हम भी थोड़ा सोचे तो हमको लगा कि बहुत ज्यादा ये नहीं होगा, समझे? 2 अक्टूबर को बहुत ज्यादा ये नहीं होगा, क्योंकि उस रोज बहुत सारा कार्यक्रम है पटना के भीतर। तो इसी वजह से जो है चीज बट जाएगा, समझ गए? तो एक ये भी रीजन है कि मतलब जब हो ना, तो छोटे स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक सिर्फ उस आंदोलन की चर्चा। और उस रोज गांधी जयंती है, और भी बिहार में पॉलिटिकल कार्यक्रम है, जिस वजह से न्यूज बट जाएगा।
फिर आपको फायदा नहीं हो पाएगा। ये भी एक रीजन है, समझे? आप समझ रहे हैं नहीं सारा? हाँ, ठीक। दीजिए होमवर्क। हाँ, आइए। है, इसमें से होमवर्क निकाल के दीजिए ना जी। है, चलो। और रिवीजन है, दीजिए दीजिए। है, क्या हुआ जी? आगे होमवर्क सुनिए। 7वां नंबर सेट ना होगा। बिहार पुलिस मद्य निषेध उत्पाद दरोगा 64 नियुक्ति मुख्य परीक्षा 23/6/2024 का हल प्रश्न पत्र, पेज नंबर 189। हाँ, इसमें है 140 भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? सुचेता सतीश। कौन पूरब दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है? दूसरा क्वेश्चन है, पेज नंबर 189 से पेज नंबर 205। क्वेश्चन बैंक सेट 7 थर्ड एडिशन, पेज नंबर 189 से पेज नंबर 205। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर में है कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये करके आना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? आगे दीजिए, इतिहास दीजिए। इतिहास, इतिहास में 1857 का विद्रोह हो न गया, उसे आगे ना, उसे आगे सुनिए अब। प्रमुख भारतीय विद्रोह है, शांत रहिए। प्रमुख भारतीय विद्रोह, ठीक है? प्रमुख भारतीय विद्रोह सब्जेक्टिव दोनों कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कर लीजिएगा, ठीक है? इतिहास में ये है। आगे बायोलॉजी चैप्टर 12 खत्म होगी, खत्म हो गया। आज खत्म हुआ है, पहले खत्म हुआ। 13 नंबर चल रहा है, 13 भी खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक्स 6 पे आके रुका हुआ है, 5 पे, 6 नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो सुनिए, तो इतिहास नहीं देते हैं, ठीक है? बायोलॉजी दे देते हैं। कितना क्वेश्चन है? 200, 202, 210, 216, 11 तक होमवर्क करवा दिए। सुनिए, बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12, 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इसमें दे दिए हैं, ठीक है? और इतिहास में सब्जेक्टिव, सिर्फ सब्जेक्टिव, सिर्फ सब्जेक्टिव। इतना हो सकता, इतना हो सकता है, एकदम हो सकता है। प्रमुख भारतीय विद्रोह में सब्जेक्टिव, समझ गए बात को? अब पूछते हैं, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना? अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? 1857 के विद्रोह का प्रतीक रोटी और महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां है? ग्वालियर में ना। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड।
1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किसने किया? माइकल रसेल। सती चोरा घटना किससे संबंधित है? 1857 के क्वेश्चन में है रिवीजन और करते हैं ना जी। हाँ, घर भी जा रहे दशहरा में। लड़का लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं। लड़का लोग यहाँ पर बकैती करेगा कि घर जाएगा, हाँ हम सब समझते हैं। लड़की लोग का हॉस्टल प्रॉब्लम होता है। किसका किसका हॉस्टल प्रॉब्लम है जी? ईमानदारी से सही सही बताओ, झूठ मत बोलना। हॉस्टल प्रॉब्लम के वजह से घर जाना पड़ रहा है। कितना लड़की, थोड़ा हाथ दिखाओ। काहे? रूम ओनर को मना नहीं सकती है? आए? आए? क्या बाहर में नहीं मिलता है खाना? बाहर में खाना मिलता है ना जी। कहाँ गई थी जी तुम? तुम्हारा डेली तबीयतें खराब रहता है। झूठ इतना बोलती है ना तू। बट छोड़िए, नहीं पूछिए। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।